नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जल रागी क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जल रागी क्लोराइड जो है वह पदार्थ है जो जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बना लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो ये करना चाहिए सिलेंडरी लेंस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिलेंडरी लेंस का प्रयोग अबिंदुकता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था थॉमस एडिसन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थॉमस एडिसन ने पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांते के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सी है? दांते के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सी है? तो यह ओडेंटोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओडेंटोलॉजी दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मोल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? फॉर्मोल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है एथिल फॉर्मेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एथिल फॉर्मेट फॉर्मोल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर के रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एनाटोमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एनाटोमी शरीर के रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो ये फैलती है प्लेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेग बीमारी शरीर में सबसे तीव्र गति से फैलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो ये होता है पुनर्जनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुनर्जनन स्पायरोगैरिया और प्लेनेरिया में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो यह है इंसोमिनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। इंसोमिनिया यह नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सी है? यक्षमा रोग पैदा करने वाली कारक कौन सी है? तो यह माइकोबैक्टीरियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम यक्षमा रोग पैदा करने वाली कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में नम्नीकरण होता है? आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में नम्नीकरण होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटी आंत में आहार नाल के अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ये ल्यूकीमिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ल्यूकीमिया यह रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इनमें किसकी मात्रा अधिक होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो ये होती है निकेल की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निकेल की मात्रा जो है चॉकलेट में जो है अधिक होती है, जिसके कारण जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दौड़ने के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है। दौड़ने के लिए धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, तो ये होता है शरीर के मध्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शरीर के मध्य में जो है दौड़ने के दौरान जो है धावक का गुरुत्वीय केंद्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नेशियम किसका एक मिश्र धातु है। मैग्नेशियम किसका एक मिश्र धातु है, तो यह है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का जो है मैग्नेशियम जो है एक मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो कि व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो व्यक्ति की आँखों का जो है रंग निश्चित करता है, तो यह परितारिका जिसे कि आइरिस भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। परितारिका या आइरिस जो है आँख का वह भाग है जिसमें वर्णक होता है और व्यक्ति को जो है आँखों का रंग निश्चित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है, तो ये देखा जा सकता है जीवाणुओं तथा विषाणुओं यानी वायरस की संरचना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवाणुओं तथा विषाणुओं यानी वायरस की संरचना जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है, तो यह लिथियम, सोडियम और कैल्शियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और कैल्शियम जो है यह तत्व जो है समूह के समान वर्ग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वह है सोनार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोनार वह उपकरण है जो कि समुद्रों की गहराई को मापने के लिए जो है ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो ये ग्लिसरीन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लिसरीन का प्रयोग जो है कास्टिक सोडा को उबालकर जो है साबुन तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 2009 और 2010 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2009 और 2010 में जो है पहली बार जो है ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और चीन के बीच जो है पंचशील जो है समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो ये 38 जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में जो है कुल 38 जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, तो ये था राल्फ पीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राल्फ पीच जो है बिहार की यात्रा करने वाला जो है प्रथम ब्रिटिश यात्री था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो ये था हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपारा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपारा से दिल्ली हस्तांतरित किया था, तो ये किया था फिरोज तुगलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली का सुल्तान था जो कि अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टपोरा से जो है दिल्ली हस्तांतरित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था, तो ये था कुषाणों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुषाणों का जो है प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर जो है शासकों का अधिकार था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है जैन धर्म दो भागों में बांटा था, जो कि श्वेतांबर और दिगंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया था। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया, तो ये 73वें संशोधन के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 73वें संशोधन के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों में जो है महिलाओं के लिए जो है 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों को बोधिसत्व का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का जो है अंकन मिलता है, तो ये मिलता है कन्हेरी गुफा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। कन्हेरी गुफा में जो है 11 सिरों का जो है बोधित्व का जो है अंकन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था, तो ये था बालाजी बाजीराव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बालाजी बाजीराव जो है मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो है पेशवा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य पर जो है स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा नदी है जो कि श्री शैलम बांध जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी, तो ये की थी उधम सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उधम सिंह ने जो है माइकल ओ डायर की हत्या जो है की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है। किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रों का अधिकतम प्रतिशत जो है तालाबों द्वारा सिंचित होता है, तो ये होता है तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में जो है
कुल सिंचित क्षेत्रों का जो है अधिकतम प्रतिशत जो है तालाबों द्वारा सिंचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संतोपथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? संतोपथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है संतोपथ जो है ग्लेशियर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो ये किया गया सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय विधि जो है भारत की देन है? तो ये शून्यकाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शून्यकाल जो है यह संसदीय कार्य विधि जो है भारत की देन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद संबोधित करेगा? मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? तो ये करेगा राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति को जो है मंत्रिपरिषद पद त्याग करने के लिए जो है मंत्री अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया? भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया? तो ये किया था 1935 के अधिनियम द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा जो है भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम जो है प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो है इसे भंग कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये बांग्लादेश नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश जो है यह आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है यह एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए जो है निर्देशित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है निकोबार द्वीप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निकोबार द्वीप में जो है जारवा जनजाति पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो ये लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग नहीं लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है?
निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो यह आधारभूत और उपभोक्ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आधारभूत और उपभोक्ता जो है यह वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मांग निक्षेप। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मांग निक्षेप जो है वह है जो बैंक जो है निक्षेप बिना नोटिस के जो है निकाले जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट में है? तो यह कटौती प्रस्ताव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव जो है इसका संदर्भित संबंधीय जो है संघीय बजट से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जॉस यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जॉस यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 जो है भारत में एग्रो इकोलॉजिस जॉस जो है क्षेत्रों की संख्या है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।